हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी मानसी मैम आपके लिए एक और वीडियो लाई हूँ करंट से रिलेटेड। आज हम करंट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है और आपका रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, आप सबको मज़ा आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में। और ढेर सारे एमसीक्यूज़ मैं आज लाई हूँ और कल जो मैंने एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे वो एमसीक्यूज़ भी आज हम डिस्कस करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ फिर डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ भी मैं लाई हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। कल आके मैं उसका जो है वो डिस्कशन आपके सामने रखूँगी, उसके आंसर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि करंट के जो एमसीक्यूज़ है वो उसके आंसर्स भी मैं आज ही बताऊंगी। उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, क्यों है वो एमसीक्यू या फिर क्यों है वो टॉपिक आज के न्यूज़ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले देख लेते हैं कल के एमसीक्यूज़ जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए थे। पॉलिटी का सवाल था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग schedules of the Indian Constitution deals with the division of power between union and state। कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिवीजन ऑफ पावर को यूनियन और स्टेट के डिवीजन ऑफ पावर के बारे में जो है वो हमें बताता है। कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस जो है उसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसका उठाया जा सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू जो है वो आ सकता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और वनडे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस या फिर स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई के फंक्शंस के बारे में है ये क्वेश्चन। ठीक है, आरबीआई के फंक्शन के बारे में क्या बताना है हमें कि कौन सा नहीं है आरबीआई का फंक्शन। तो कौन सा नहीं है? इशूइंग करेंसी, यस आरबीआई इशू करती है करेंसी। रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड्स, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज करती है। बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट भी जो है एक ब्रिज का काम करती है। तो सही आंसर हमारा है ये, रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड जो है वो रेगुलेट नहीं करती है आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल। कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, किसने किया था इंट्रोड्यूस? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। कितने इंडियन स्टेट्स से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ये बताना है हमें। इंडियन स्टेट्स की काउंटिंग बतानी है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है जिनसे टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। तो कितने से पास होता है? 8 से। ठीक है, 8 स्टेट्स से जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आगे बढ़ते हैं। विच of the following is the main reason for डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन की डिप्लीशन के बारे में हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है क्योंकि ओजोन का डिप्लीशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसके बारे में, या जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज़ होती है उनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है। अगर कोई नई गैस जो है, मतलब कोई किसी गैस का जो है वो एमिशन ज़्यादा हो गया किसी साल, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा मेन रीज़न है। मेन रीज़न इन चारों में से कौन सी ऐसी मेन गैस है जिसके एमिशन से ओजोन डिप्लीशन के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं? कौन सी गैस है ऐसी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे एसी या फिर फ्रिज जो होते हैं, जो कूलर्स होते हैं, मतलब कूलिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो यूज़ होती है। CFCs कहते हैं इसे, CFCs। ठीक है, ये उसमें यूज़ होता है। अगर से फ्रिज खुला वगैरह छोड़ दे, एक अलग सी स्मेल होती है। जब आप AC को भी जब आप ऑन करते हो तो AC को ऑन करने से पहले एक स्मेल होती है, उसमें जो है वो ये गैस जो है वो पाई जाती है। कूलिंग कंपोनेंट होती है ये, बेसिकली AC या रेफ्रिजरेटर्स में ये पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे
आज के डिस्कशन पे कि करंट के टॉपिक्स से जो मैंने एमसीक्यूज लाए हैं उसके डिस्कशन पे आते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। विच एज ग्रुप्स इज मित्रन ग्लोबल पॉजिटिविटी हब प्राइमरीली डिज़ाइंड फॉर। ठीक है, अब मित्रंस क्या है? मित्रंस एक इनिशिएटिव है। मित्रन जो ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक इनिशिएटिव है, पॉजिटिविटी हब का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पॉजिटिविटी हब पे ये जो है ऑपरेट होता है, पॉजिटिविटी हब प्लेटफॉर्म है एक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक इनिशिएटिव है जो बच्चों की स्कूलिंग को और पेरेंट्स को जो है वो करता है, जिसे बताता है काफ़ी। ठीक है, और नॉन चीज़ों के बारे में बताता है और स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में जो है वो और चीज़ें बताता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इनिशिएटिव करता है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, किन स्टूडेंट्स के लिए जो है, किन ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसका आंसर सही है KG to 12th। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट will be organized by Food Safety and Standards Authority of India in New Delhi from September 19 to 21। अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा जो समिट ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, ग्लोबल फूड समिट ऑर्गेनाइज किया गया है जो सितंबर 19 से लेके 21 तक चलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हमें क्या बताना है कि ये कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिशन है ये है सेकेंड एडिशन। ठीक है, ये सेकेंड एडिशन है। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जो है वो उन्होंने रिसेंटली इसके लोगो और जो ब्रोशर है वो पब्लिक किए, वो हमारे नज़रों में लाए। ठीक है, इस इनिशिएटिव के जो है वो ब्रोशर्स और लोगो जो है वो लाए, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर was the Financial Action Task Force FATF established। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो होती है उसे कंट्रोल एडमिनिस्टर करना। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो हो रही है तो उसे जो है कम करना, एडमिनिस्टर करना। ऐसे कुछ चीज़ें अगर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है तो उनके नेटवर्क को ट्रैक करना और वो ख़त्म करना। ठीक है, मतलब ख़त्म करना बेसिकली ये इनका मोटो होता है। तो कब जो है वो ये हुआ था, कब जो है इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनका मेन एम क्या है, क्यों बने हैं ये, कब बने हैं ये, इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज second meeting of COP9 Bureau and third formal meeting of Fund Approval Committee held under UNESCO's International Convention in Sports on September 17, 18, 2024। ठीक है, दो मीटिंग्स जो है वो कहाँ ली गई थी? ठीक है, उस मतलब क्या उसकी लोकेशन क्या थी? न्यू दिल्ली में। ये दो मीटिंग्स की जो लोकेशन थी वो न्यू दिल्ली में थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू इंडियन गवर्नमेंट। अब इसमें इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें बताती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सजेस्ट करती है, रेकमेंड करती है? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सही ऑर्गेनाइजेशन क्या है? CACP। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो यही है कि वो रेकमेंड करती है MSP की क्या प्राइस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ वन हिज फर्स्ट इंडिविजुअल इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल। इन चारों में से किसने अपना इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल जो है वो जो जीता है, ठीक है, किन्होंने जीता है? नंदू नेटकर ने जो है वो अपना पहला बैडमिंटन टाइटल जीता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल बैडमिंटन टाइटल जीता है इन्होंने। हु लेड द फर्स्ट वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन अब किससे रिलेटेड है? वाइट रेवोल्यूशन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किन्होंने लीड किया था, उनका नाम बताइए। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली ये है, रिसेंटली क्या हुआ, अमित शाह जी ने वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन, उसमें बताया कि विमेन जो है, विमेन का माल नरिश जो विमेन होती है उनकी माल नरिशमेंट कम करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है वो और इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और इसमें ये अमित शाह ने जो है वो बोला है रिसेंटली, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो बेसिकली वाइट रेवोल्यूशन का मेन मोटो क्या था कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, फार्मर्स को जो प्राइसेस मिलती है या फार्मर सुसाइड भी कम करना, और जो फार्मर्स को क्रॉप्स के ऊपर प्राइसेस मिलती है, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सही प्राइसेस दिलवाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो वाइट रेवोल्यूशन के अंडर आती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where has the University of Melbourne opened its center in India? University of Melbourne जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उसका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया का है, उन्होंने हमारे किस इंडिया के स्टेट में जो है अपना नया सेंटर या नई यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश करने का जो है वो फैसला लिया गया है? किस में लिया गया है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है वो मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिन की है वो जो है वो एस्टैब्लिश होगी, एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होगी। इससे क्या होता है, कोई भी फ्रेंचाइजीज आती है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री की या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह जो आती है, तो इससे बॉन्ड्स भी अच्छे होते हैं और इसमें कल्चर एक्सचेंज भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी, ठीक है, हमारे हिसाब से काम करेगी, उनकी जो कल्चरल हेरिटेजेस होगी, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ शेयर होंगी, तो वो मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन कमीशन लोकेटेड। अब यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में जो है वो यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर है। यूरोपियन कमीशन क्यों है न्यूज़ में, मैं अभी बताती हूँ आपको। रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली कुछ फ्लड्स आए थे। ठीक है, रिसेंटली कुछ फ्लड्स आए थे, तो यूरोपियन कमीशन के जो हेड है उन्होंने जो रिसेंटली एक स्टॉर्म आया था, ठीक है, स्टॉर्म आया था, बोरी स्टॉर्म कहते हैं उसको, ठीक है, बोरी स्टॉर्म उसका नाम दिया गया था। जो कंट्रीज़ इस स्टॉर्म से अफेक्टेड है उन कंट्रीज़ को जो है वो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है, चीफ जो है, उनके तरफ से जो है एक बड़ी रकम का अनाउंसमेंट किया गया है। उनको 10 बिलियन यूरोज़ जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि जो भी डिज़ास्टर कॉज हुआ है, जो भी चीज़ें बिगड़ी है वो सुधार सके। ठीक है, तो ये जो लाइव्स वगैरह का नुकसान हुआ है, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन लाइव्स का नुकसान तो कोई जो है वो नहीं पे कर सकता, बट स्टिल थोड़ी सी राहत मिले, इस वजह से जो है वो 10 बिलियन यूरोज़ का जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उन्हें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which ship will 2 women officers of the Indian Navy embark on an expedition to circumnavigate the world? अब 2 हमारी विमेन, ठीक है, उन्होंने जो शिप में, ठीक है, शिप में जो है वो सरकम नेविगेट करेंगी पूरे ग्लोब को। सरकम नेविगेट मतलब घूमेंगी पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, किससे घूमेंगी? शिप से घूमेंगी, शिप से सरकम नेविगेट करने वाली है और उस शिप का नाम बताना है हमें। तो शिप का नाम है, उस शिप का नाम है INS तरिणी। ठीक है, INS तरिणी जो है उससे जो है वो पूरा सरकम नेविगेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का पर्पस क्या है? बेसिकली ये टेस्ट जो है वो क्यों कंडक्ट किया जाता है, किन के लिए कंडक्ट किया जाता है? सिलेक्शन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इस रीज़न से जो है वो कंडक्ट किया जाता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो लोग जाएंगे उनको इस टेस्ट के द्वारा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिफीटेड विच टीम विथ द विन ऑफ 8th मेन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी। किस टीम को इंडिया ने रिसेंटली डिफीट किया है? किस टीम को डिफीट किया है? चाइना को हॉकी में डिफीट किया है। ठीक है, और फिफ्थ जो है वो चैम्पियनशिप का, हॉकी चैम्पियनशिप का जो है वो टाइटल सिक्योर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच जीडीपी कैलकुलेशन मेथड एड्स अप ऑल द एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। अब हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा ऐसा जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड है जिसमें सारे एक्सपेंडिचर को जो है वो ऐड किया जाता है। कौन सा ऐसा मेथड होगा? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, सेविंग्स मेथड। सही आंसर है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंडिचर्स को जो है वो ऐड किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन का ये एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, किसको जो है वो अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे? किसका? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। विराट कोहली, मनु भास्कर, नीरज चोपड़ा, मनीषा रमादास। ठीक है, इनमें से मनु भास्कर जी जो है, जिन्होंने रिसेंटली ओलंपिक्स में हमारे लिए जो ब्रॉन्ज मेडल लाए थे 2, ठीक है, उनको जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT एस्टैब्लिश। अब NGT किस साल एस्टैब्लिश हुआ था ये हमें बताना है। किस साल एस्टैब्लिश हुआ था? 2005 में, 2010 में, 2015 में या 2020 में? तो हुआ था 2010 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। कब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड ये जो है वो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, अभी रिसेंटली उसके हेड कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और उसका मेन एम क्या है, प्राइमरी गोल क्या है। ये 4 चीज़ें आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए जो न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, न्यूज़ में जो सुर्खियों में रहते हैं ज़्यादातर, उन ऑर्गेनाइजेशन से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी विल होस्ट 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026। ठीक है, अब 2026 में कौन सी सिटी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होस्ट करने वाली है 2026 में। ठीक है, 2026 में कौन सी सिटी जो है वो करने वाली है? मलेशिया, इंडिया, स्कॉटलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर है स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में जो है होस्ट होने वाला है 2026 का। इससे पहले एक और बार स्कॉटलैंड में बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने होस्ट किया हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स को। कब किया है? 2010 में। 2010 में जो है वो उन्होंने पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है वो अच्छे से जो है मनाया था, अच्छे से जो है वो कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री सप्लाइड चीतास टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता एक कंडक्ट किया गया था। इसमें कौन सी कंट्री ने जो है वो हमें जो चीतास थे, प्रोजेक्ट चीतास में नंबर ऑफ चीतास जो है वो आने वाले थे इंडिया। तो कौन सी कंट्री थी जिसने जो चीतास जो है वो हमें सप्लाई किए थे? साउथ अफ्रीका, नमीबिया, केनिया, बोट्सवाना। ठीक है, तो नमीबिया जो है उन्होंने हमें चीतास जो है वो सप्लाई किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड बैम्बू डे
ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। अब वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को जो है वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली ये दिन क्या होता है कि बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जाती है। ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे, कि बैम्बू की जो हमारे मतलब बहुत पहले से जो है वो बैम्बू की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो वो इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, अभी भी जो बैम्बू की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच साइट वॉज नेम्ड द मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम ट्रेवल्स। ठीक है, अब इन एशिया में कौन सी ऐसी यूनेस्को फोटोजेनिक, ठीक है, फोटोजेनिक मतलब फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐसी कौन सी ऐसी यूनेस्को की साइट थी जो टाइम ट्रैवलर्स ने जो है हमें बताई थी। कौन सी ऐसी साइट बताई गई थी? ये अग्नार वॉट। ठीक है, इसको क्यों बेसिकली ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है? ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिटेड जो साइट है, यूनेस्को की साइट है, साइट जो है वो कंबोडिया में है ये साइट। ठीक है, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा विजिटेड साइट मानी गई है। ठीक है, इसकी ब्यूटी और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। इस वजह से फोटोजेनिक मतलब फ़ोटो जो है वो काफ़ी इसकी सर्कुलेट हुई है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन एक बन गई है इस साइट की। इस वजह से जो है वो टाइम ट्रैवलर्स ने जो है वो एशिया की जो है इसे यूनेस्को की साइट बताया गया है, फोटोजेनिक साइट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड इंडिया स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इन चारों में से, ठीक है, इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस में से किसने जो है भास्कर जो एक पोर्टल बेसिकली हम कह सकते हैं, ये एक ब्रिज होता है एक स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए। ठीक है, लॉन्च स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री के लिए एक पोर्टल है ये। स्टार्टअप की नॉलेज जो है वो इससे बढ़ती है। स्टार्टअप के लिए जो भी कंपनीज जो है वो अप्लाई कर रही है, उन सब कुछ के लिए जो है ये एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम भास्कर रखा गया है। ठीक है, तो अब ये क्यों जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इसे बताया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इसे बनाया गया है? DPIIT। ठीक है, इन्होंने जो है वो भास्कर को बनाया है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें स्टार्टअप जो एक ब्रिज है, स्टार्टअप और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसको कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ अमेज़ॉन इंडिया। ठीक है, अभी जो कंट्री मैनेजर है अमेज़ॉन का, किसे जो है वो अभी जो है वो घोषित किया गया है? समीर कुमार को। ठीक है, समीर कुमार को अभी नया मैनेजर बनाया गया है। ठीक है, नया कंट्री मैनेजर बना गया है अमेज़ॉन इंडिया का। ठीक है, इन्होंने मनीष तिवारी को जो है वो रिप्लेस करके जो है इन्होंने ये पोस्ट सिक्योर करी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज के जो करंट के क्वेश्चंस थे वो यही समाप्त होते हैं। करंट के क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब इसके आगे जो है वो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जिसको आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है ताकि कल आके जो है मैं डिस्कशन कर सकूँ, इनका आपको बता सकूँ इसका आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। Who is the custodian of Indian Constitution? President of India, Chief Justice of India, Prime Minister of India, Vice President of India। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। इन चारों में से कौन है कस्टोडियन ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट उठाए जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ मैं प्रीवियस ईयर के भी डाल देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी उसी टाइप से जो है इंस्पायर्ड होके मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच
article of Indian Constitution deals with imposition of president's rule in a state? Article 352, Article 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365। इन चारों में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो रूल प्रेसिडेंट का रूल इस्टेब्लिश करता है स्टेट में? ठीक है, ये हमें बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिचुएशन वेयर टू मच मनी चेज टू फ्यू गुड्स? ठीक है, ये एक सिचुएशन दी गई है, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। ठीक है, इन चारों में बताना है हमें कि किस से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। ठीक है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इन चारों इन्फ्लेशन की कंडीशंस में ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ फिट होता है वो हमें बताना है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट कल के लेक्चर में जो है मैं इसे डिस्कस करूँगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय सेक्टर? ठीक है, नीचे दिए गए जो सेक्टर्स है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? ठीक है, मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था इंडिया में? ठीक है, ये बताना है आपको। अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इन चारों में से बताना है कौन जो मुगल एम्पायर का फाउंडर था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी टू अपोज दी रॉलेट एक्ट? ठीक है, रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए कौन सा मूवमेंट गांधी जी ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉर कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट। इन चारों मूवमेंट में से बताना है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को स्टॉप करने के लिए कौन सा मूवमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी से है ये क्वेश्चन। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को का नाम क्या दिया गया है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट और सुंदरबंस। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि वेस्टर्न कोस्ट किसे कहा गया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार? अब सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? किस रिवर को कहा जाता है ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से गंगा, कोसी, यमुना, गोदावरी, इन चारों में से बताना है सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। Which of the following is an example of renewable energy source? Renewable energy source का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है? ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनैक्टेड इन इंडिया? ठीक है, कौन से ऐसे ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एनैक्ट किया गया था इंडिया में? वो बताना है 1970, 1972, 1980, 1986। इन चारों में से बताना है कौन से साल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एनैक्ट किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस यही समाप्त करती हूँ मैं, और आपके जो हमने लास्ट के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए उसके आंसर मैं आशा करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, ज़रूर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इस लेक्चर को सीरियसली लेके पढ़िएगा। अगर सीरियसली लेके पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प होगी, वरना ऐसे ही उड़ते चलते फिरते देख लिए तो फिर तो कुछ
होगा नहीं, क्योंकि रिविज़न ज़रूरी होती है इंसान के लिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो भूल सकता है, हर चीज़ जो है वो दिमाग से हट सकती है। तो कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए उसे पढ़ना पड़ता है 2-3 बार। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को। और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, कल आपसे मिलूँगी इसी वक्त पे, ठीक है, MCQs के साथ में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।